खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध की सरकारी जामियात माली मुश्किलात का शिकार। वाइस चांसलर्स का सूबे की जामिया को डिफॉल्ट से बचाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, 16 अरब रुपए मांग लिए। सिंध की जामिया के वाइस चांसलर्स ने वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में कहा कि सूबा सिंध की 29 पब्लिक सेक्टर की जामियात समेत पाकिस्तान भर की सूबाई जामिया को वफाकी हुकूमत की ग्रांट रोकने पर तशवीश है। वफाकी हुकूमत हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए सिंध की जामियात को 13 अरब रुपए से ज्यादा फराहम करती है। यह रकम सिंध की जामिया के लिए 2018 के बाद से मुंजमद है। खत में मजीद कहा गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए फीसों की सतह तक बढ़ाना कोई ऑप्शन नहीं है। तलबा की फीसों में कई गुना इजाफा नौजवानों में बदअमनी और एहतजाज का खतरा पैदा करेगा, जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कराची वाटर कॉरपोरेशन में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन हरकत में आ गया। अफसरान को तहकीकात के लिए तलब कर लिया। अफसरान की अदम हासिल के बाइस महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात तेज कर दी। एंटी थेफ्ट सेल का अहम रिकॉर्ड तलब कर लिया। जारी लेटर के मुताबिक एंटी थेफ्ट सेल के अखराजात और कार्रवाइयों की तफसीलात दी जाएं। और नाज़रीन, एक तरफ आग बरसाता सूरज है तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक के निज़ाम में फॉल्ट है। शहरियों का जीना मुश्किल हो गया। इंडस्ट्रीज का पहिया भी जाम है। इलेक्ट्रिक के हारूनाबाद ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी हो गई है। गुज़श्ता 3 दिन से बिजली मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। झुलसा देने वाली गर्मी और ऊपर से इलेक्ट्रिक की नाअहली। इलेक्ट्रिक के निजाम में फॉल्ट, सनतों का पहिया भी जाम होने लगा। हारूनाबाद ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी। शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन साइट गुज़श्ता 3 दिन से 50% इलाका अभी भी बिजली से महरूम। हारूनाबाद के ग्रिड से मुंसलिक 50% फीडर से बिजली बहाल की जा सकी है। इलेक्ट्रिक का दावा है कि हारूनाबाद ग्रिड से मुंसलिक मजमूई तौर पर 75% एरिया अगले चंद घंटों में बहाल हो जाएगा। आतिशज़दगी के बायस ग्रिड स्टेशन के मुतादिद आलात और ज़ेरे ज़मीन केबल जल गई थी। साइट्स एसोसिएशन के सदर कामरान अरबी का कहना है कि फॉल्ट के बायस सनती सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। बिल्कुल ही आप समझ लें कि स्टॉप हो गया। जितना ये एरिया इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन की वजह से अफेक्टेड है, उसमें जितनी सनतें बरामद से ताल्लुक रखती हैं, एक्सपोर्ट से ताल्लुक रखती हैं, उनकी सारी की सारी जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज सीज कर गई। और जो डेली वेजेस की लेबर उनके पास काम करती है, उनकी वेजेस का भी जो है उनको नुकसान हुआ कि आके बैठे थे और वो वेजेस तो रिगार्डलेस देनी पड़ी। आतिशज़दगी के बायस बनारस, हबीब बैंक, चौरंगी साइट, सनती एरिया और अतराफ के इलाकों की बिजली मुतासिर हुई थी। ज़राए के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ग्रिड स्टेशन की बहाली में मजीद 24 घंटे भी लग सकते हैं। ग्रिड स्टेशन बंद होने से शहर के सबसे बड़ी सनती जोन में सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। साइट के बेशतर सनती हिस्सों को बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से बरामदी पैदावार मुतासिर होने लगी। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का जदीद निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि जदीद दौर में लोगों के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से माहौल साजगार बनाना हुकूमत का फ़र्ज़ है और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन अरबों रुपए टैक्स की मद में वसूल करता है। तफसीलात एहसन अब्बासी की रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत ने मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में तमाम सहूलियात ऑनलाइन कर दी। सीनियर सूबाई वजीर कहते हैं लोगों को अच्छा माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस सिविक सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दफ्तर है। अब यहां आने वालों को टोकन मिलेगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली जा सकेगी। शर्जील मेमन का कहना था कि फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ काम शुरू कर दिया। हमारे पास स्टाफ की कमी है। नौकरियों पर अदालत की जानिब से स्टे मिला हुआ है। मैं पहले भी कहता हूँ हमारे पास इनफैक्ट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है और अनफॉर्चुनेटली इसके ऑर्डर की वजह से हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर वजीर ने बताया कि कोई भी शख्स एक नंबर प्लेट को 2 गाड़ियों पर लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक ही नंबर प्लेट 2-3 गाड़ियों में लगा हुआ है, ये बहुत बड़ा क्राइम है और इस पर भी हमने एक्शन शुरू किया। आपने काफ़ी ऐसे में देखा होगा कि अब रोड पे एक्साइज डिपार्टमेंट की विजिबिलिटी आपको मजीद बेहतर नजर आई होगी। शर्जील मेमन एक मरतबा फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बानी PTI का जिक्र करे बगैर रह ना सके। कहते हैं मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, जो बानी PTI ने अपने मुंह से बातें की हैं वही कहता हूँ। सीनियर वजीर का कहना था कि जुडिशल कमीशन को साकिब निसार के दिए गए तमाम फैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए। कैमरामैन हारिस के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21।
ना लाइनों में लगने की परेशानी, ना दफ्तर के चक्कर काटने की ख्वारी। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने शहरियों की सहूलत के लिए ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करवा दी। शहरी अब घर बैठे अपनी गाड़ी की वेरिफिकेशन और टैक्स की अदायगी कर सकेंगे। तफसीलात एहसन अब्बासी की रिपोर्ट में। घर बैठे दफ्तर की सहूलत, एक क्लिक से गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो गई मुमकिन। मोटर रजिस्ट्रेशन को डिजिटलाइज कर दिया गया। ऑनलाइन सर्विसेज पर शहरी अपॉइंटमेंट हासिल करके सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। सूबाई वजीर ने डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। अब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी। ई पेमेंट GOS की एप्लीकेशन भी मुतारिफ करा दी गई, जिससे सारिफीन अब घर बैठे टैक्स भर सकेंगे। एक्साइज ऑफिसर जंदाल शाह ने बताया कि दफ्तर में क्यूमेट्रिक सिस्टम भी नस्ब कर दिए गए हैं। ऑनलाइन सर्विस ये है कि आप अपना टैक्स घर बैठ के पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नहीं आने की ज़रूरत। आपको ऑफिस में देर हो जाती है, 6-7 बज जाते हैं, घर बैठ के 9-10 बजे जितना भी आप टैक्स भरें। क्यूमेट्रिक हमने स्टार्ट किया है कि जो शहरी यहाँ पे आते हैं, डिजिटलाइज सिस्टम से अवाम की एजेंट माफिया से भी जान छूट जाएगी। कैमरामैन हारिस के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। MKM पाकिस्तान का वफ्द आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। MKM वफ्द की मुलाकात दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद में होगी। MKM बजट से मुतालिक अहम तजावीज़ वफाकी हुकूमत को पेश करेगी। MKM पाकिस्तान का वफ्द आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान का वफ्द जो है आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। MKM वफ्द की मुलाकात जो है दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद में होगी। इस वफ्द की सरबराही जो है चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे, जबकि इस मुलाकात में MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार व दीगर भी मौजूद होंगे। अहम तरीन मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि कराची के मुख्तलिफ मसाइल पर बात होगी। MKM पाकिस्तान जो है बजट से मुतालिक अहम तजावीज़ वफाकी हुकूमत को पेश करेगी। इस मुलाकात में नैब कवानीन में की गई तरमीम पर भी MKM अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वफाकी हुकूमत को आगाह करेगी, जबकि कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ भी MKM के इलेक्ट्रिक से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह करेगी। इस मुलाकात में ताजिरों को दरपेश मसाइल से मुतालिक भी बातचीत की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। एशिया की सबसे बड़ी आरजी मवेशी मंडी की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मंडी को जाने वाले रास्तों पर सख्त चेकिंग। DIG ईस्ट गुलाम असफर महिसर के मुताबिक मलीर हाईवे, नॉर्दर्न बाईपास और मंडी के अतराफ 50 से ज़ायद मकामात पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो है वो कराची में सजती है और उसकी रौनकें जो है वो ईद से कई रोज़ पहले यानी कि 1 महीना कबल जो है वो अरूज पर होती हैं। इसी तरह जो है वो अभी भी उसकी रौनकें जो है अरूज पर पहुंच गई, लेकिन गुज़िश्ता बस जो है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया, इस तरह का तासुर दिया गया, बल्कि मसला बनाया गया सोशल मीडिया के ऊपर और ये जाहिर किया गया कि वहाँ जाने वाले जो है वो लुट जाएंगे, उनको सिक्योरिटी रिस्क है। उसके तासुर में जो है पुलिस की जानिब से IG लेवल तक जो है वो कैंपेन्स भी चलाई गई, लेकिन जो है वो तासुर जो है शहरियों के दिलों से नहीं निकाल पाए। लेकिन इस साल जो है पुलिस ने अच्छी हिकमत अमली की है। वेस्ट जोन के अंदर जो है वो मंडी लगाई जाती है, लेकिन उसके तमाम तर रास्ते शहर से जो उस मंडी में ख़रीदारी के लिए शहरी जाएँ या व्यापारी जो है वो अपना माल लेकर उस मंडी में पहुँचेंगे, तो वो तमाम रास्ते जो है वो ईस्ट जोन से जाते हैं। तो इस वक्त हम DIG ईस्ट असफर मैसर के पास मौजूद हैं। सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए, क्या वो तासुर जो गुज़िश्ता बरस था वो अब ख़त्म होगा? जी बिल्कुल, हमने ईस्ट रूट्स जो है वो कैटल मंडी को जाते हैं उनको कवर किया है। इसमें खुसूसन हमने मलीर, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो उस रूट के ऊपर हमारी डिप्लॉयमेंट है। अगर आप गडाब की तरफ से या जो है बहरिया टाउन की तरफ से अगर आप अंदर कच्चे रास्तों से आ रहे हैं उनको भी हमने जो है वो कैटर फॉर किया है। तो सबसे बड़ा मेन रूट जो हम फोरसी कर रहे हैं कोई यूज़ होगा वो है सोराब गोड से अलासिफ और अलासिफ से जो नॉर्दर्न बाईपास और मंडी, इसके ऊपर भी हमने पिकटें लगाई हैं और रोड के दोनों अतराफ हमने 50 तकरीबन जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और जो मलीर के अंदर जो है हमने वो 50 पिकेट्स लगाई हैं। इसके अलावा हमने मोबाइल्स लगाई हैं, मोटरसाइकिल्स लगाए हैं और कैंप्स लगाए हैं छोटे छोटे। हर 1-1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर पे आपको पुलिस का रिसेप्शन कैंप नज़र आएगा, जहाँ पे पुलिस जो है 24 घंटे मौजूद होगी। लाइटिंग का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, CCTV कैमरा हमने लगाया है
اور یہ جو امپریشن ایک لوگوں کو دیا جا رہا تھا، یہ نیگیٹو لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر جو ہے لوگوں کو خوف و ہراس میں رکھنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ویسٹ زون کے اندر جو منڈی اور اطراف کی سیکیورٹی ہے اس پہ ڈپلائمنٹ کی گئی ہے. اسی طرح ایسٹ زون کے اندر جو روٹس ہیں اس کے اوپر ہم نے ڈپلائمنٹ کی ہے. 5 تاریخ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. پورے ملک سے جانور جو ہیں وہ یہاں پہ لائے گئے ہیں اور الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کوئی ایسا انٹوورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جس سے ان کی کسی کو زحمت اٹھانی پڑی ہو. جو لوگ اس کے پیچھے ہیں اور اس چیز کو جو ہے وہ غلط انداز میں غلط تاثر میں لے جانا چاہتے ہیں ان تک بھی پہنچا جائے گا اور ان کا بھی کلکمہ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہر بھر میں دیگر ایسٹ زون کے اندر منڈیاں ہیں ان تمام تر کی بھی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے. کورنگی میں بھی کچھ منڈیاں اور ملیر کے اندر بھی کچھ منڈیاں ہیں ان تمام میں. اور جو کراچی کی شان یعنی کہ جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو اسے 1 ماہ قبل جو ہے وہ جب میلہ جو سجتا ہے وہ اب اس کی پلیسمنٹ چینج کرنے کے بعد جو ہے یہ سیکیورٹی کی کچھ پرابلم آئے تھے. لیکن اس سال جو ہے بہتر انداز کے اندر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے اور شہری بلا خوف آئیں, روایتی انداز میں آئیں, گھومیں پھریں اور اپنا جانور پسند کر کے لے کے جائیں اور اپنے علاقوں میں جا کر جو ہے وہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کا فریضہ ادا کریں. جی ایشیائی ترقیاتی بینک نے سندھ کے ساحلی علاقوں میں جنگلات, ڈرین اور سڑکوں کی بحالی کا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا. وزیر آبپاشی و خوراک جام خان شورو اور سیکریٹری آبپاشی ظریف احمد کیڑو سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد نے ملاقات کی, جس میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے ٹیم لیڈرز نے بھی اس میں ملاقات کی تھی, وہ شریک تھے. صوبائی سندھ میں امن و امان کی خراب صورتحال, سیاسی جماعتوں کا اظہار تشویش. جماعت اسلامی سندھ کے تحت آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد. صوبے میں امن کی خراب صورتحال کے خلاف مشترکہ جدوجہد کرنے پر اتفاق ہوا. تفصیلات طاہا ملک کی رپورٹ میں. صوبہ سندھ میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر سیاسی جماعتوں نے بیٹھک لگا لی. جماعت اسلامی سندھ کے تحت آل پارٹیز کانفرنس میں مختلف سیاسی جماعتیں عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اکٹھی ہو گئیں. کراچی کے راستوں میں بتا رہے تھے 72 لوگ مارے گئے کچھ دنوں میں. ڈکیتیاں, موبائل, موٹر سائیکل, ڈاکے, اور کوئی تفریق نہیں ہے کہ سندھی ہے, مہاجر ہے, پنجابی ہے, پشتون ہے, بلوچ ہے, بلا تفریق لوگ مر رہے ہیں کراچی میں. صورتحال یہ ہے کہ ڈاکو جو ہیں یا قاتل جو ہیں ان کی نشاندہی ہونے کے باوجود ان کو گرفتار کرنے سے انتظامیہ جو ہے وہ قاصر ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان مال کا تحفظ کرنا, اور لگتا ہے کہ حکومت اور ریاست جو ہے لوگوں کے جان مال کے تحفظ کرنے میں جو ہے یا تو ناکام ہے یا سنجیدہ نہیں ہے. جماعت اسلامی سندھ کے مرکز قباء مسجد کے آڈیٹوریم میں آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی سندھ کے امیر محمد حسین مہنتی نے کہا کہ حکومت سندھ کو اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے. پیپلز پارٹی کو دوبارہ اس صوبے میں حکمرانی ملی ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت ہے وہ سندھ میں بد امنی اور لاقانونیت ہے. خاص طور پہ اپر سندھ ڈاکو راج ہے اور کراچی اور چھوٹے چھوٹے دیگر شہروں کے اندر اسٹریٹ کرائمز ہیں. جماعت اسلامی کے مرکزی نائب صدر لیاقت بلوچ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم بے امنی کے خلاف عوامی رابطہ مہم کا آغاز کریں گے, جبکہ جلد صوبہ بھر میں مظاہروں کا آغاز کیا جائے گا. عید قربان کے بعد ہم پورے ملک میں بڑے پیمانے پر عوام سے رابطے کی مہم کا آغاز کر رہے ہیں. جماعت اسلامی قومی سلامتی کے لیے, عوام کے مال, عزت, جان کی حفاظت کے لیے, آزاد صحافت کے لیے, کاروباری برادری کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کرے گی. کانفرنس میں پی ٹی آئی, پی ایم ایل کیو, ایم ڈبلیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ قوم پرست جماعتوں کے عہدیداران نے بھی شرکت کی اور اپنی رائے سے حاضرین کو آگاہ کیا. کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ طاہا ملک, کراچی. جعفری الائنس پاکستان کی جانب سے ابراہیم رئیسی کے لیے تعزیتی ریفرنس. گورنر سندھ کامران ٹیسوریو ناصر حسین شاہ نے شرکت کی. ایران کے کونسل جنرل سے اظہار تعزیت کیا. اسلام کے ہیرو کا لقب پانے والے ابراہیم رئیسی کے لیے تعزیتی ریفرنس میں سیاسی و سماجی شخصیات اور علماء اکرام سمیت اقلیتی برادری کی بھی شرکت. کراچی اسکاؤٹس آڈیٹوریم میں منعقدہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے تعزیتی ریفرنس میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی صدر کا فلسطین پر جاری بربریت پر بہادری سے آواز اٹھانا ثابت کرتا ہے کہ وہ عالم اسلام کے ہیرو ہیں. بڑی بڑی اسلامی ریاستیں اسرائیل کے ظلم و ستم جو کہ اس نے فلسطین پہ ڈھا رکھا ہے
उस पर जिस तरह तवाना आवाज़ ईरानी हुकूमत और उसके प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने उठाई तो मैं उन्हें आलम इस्लाम का हीरो करार देता हूँ। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सीएम हाउस में तकरीर के दौरान इस्लाम दुश्मनों पर बात करते हुए उनकी आवाज में शेर जैसी ललकार थी। जिस बहादुरी का मुजाहरा ईरानी सदर ने किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद आयतुल्लाह की जो शहादत और उनके रफ़क़ा की शहादत ने पूरे आलम इस्लाम को सोगवार कर दिया। वो सिर्फ ईरानी कौम के ही लीडर न थे बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा उनको अपना रहबर और लीडर मानती थी। जिस तरह उन्होंने दिलेरी से इसराइल को ललकारा और उसका जवाब दिया, जिस पे पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो उनको हमेशा याद रखेगी और दिल से उनकी इज़्ज़त करती रहेगी। ईरान के कौंसल जनरल हसन नूरियान ने ताज़ियती रेफरेंस में गुफ्तगू करते हुए ईरान के मुश्किल और दुख के वक्त में पाकिस्तान के साथ देने पर इजहार तशक्कुर किया। Firstly, I would like to extend my sincere thanks and appreciations for all of the government and nation of our brotherly Muslim country Pakistan for standing with the Iranian nation during these difficult times. Both sectors from the government and from the nation, all of the peoples were so kind to our nation and government, and we really appreciate for their sympathy, for the condolences and for their sentiments with the Iranian nation. ताज़ियती रेफरेंस में इब्राहिम रईसी और दीगर शहीद होने वालों के लिए शमएं भी रोशन की गईं। कराची बंदरगाह की तारीख में एक अहम संगे मेल, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज बंदरगाह के निजी टर्मिनल SAPT पर लंगर अंदाज हो गया। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज MSC इना बीना पाकिस्तान का मेहमान हैचिसन पोर्ट साउथ एशियन पाकिस्तान ने की मेजबानी। कराची पोर्ट की तारीख में नया संगे मील रकम। हजारों कंटेनर्स अपने दामन में समेटे दुनिया का सबसे बड़ा माल बरदार बहरी जहाज MSC इना कराची पहुंच गया। हैचिसन पोर्ट साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल के अमले ने महारत के साथ जहाज को लंगर अंदाज कराया। KPT के जनरल मैनेजर ऑपरेशन रियर एडमिरल रिजवान अहमद ने कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम के लिए फख्र का दिन है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा 400 मीटर तवील बहरी जहाज आया है। 4000 दरामदी कंटेनर्स ऑफ लोड और इतनी तादाद के बरामदी कंटेनर्स लेकर रवाना होगा। पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा 400 मीटर बड़ा जहाज़ जो है वो ना सिर्फ एंटर हुआ है बल्कि तरीके के साथ सिक्योर भी हुआ एट दी बर्थ ऑफ SAPT, जो कि एक प्राउड मोमेंट है पूरी नेशन के लिए। रिजवान अहमद ने बताया कि हमारे पायलट 35 साल का तजुर्बा रखते हैं और बंदरगाह पर काम करने वाला अमला इंतजामिया मेहनती और तजुर्बाकार है। जो बंदरगाह है वो ना सिर्फ हर तरीके से सेफ है बल्कि जो हमारे टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं वो एक प्रोफेशनल हैं जो कि हचिसन पोर्ट इस SAPT को ऑपरेट कर रही है, बल्कि हमारे जो पायलट्स हैं वो इंतहाई प्रोफेशनल और 30 से 35 साल के दरमियान का तजुर्बा रखते हैं। और आपने देखा कि कितनी खुश असलूबी से उन्होंने इस जहाज़ को अलॉन्ग साइड लगाया। हैचिसन पोर्ट पाकिस्तान के हेड ऑफ गवर्नमेंट रिलेशन जमालुद्दीन ने बताया कि MSE बहरी जहाज एक जहाज के पाकिस्तान आने से अक़वाम आलम में पाकिस्तान की बंदरगाहों का बहुत अच्छा तासुर जाएगा। इससे ऑल ऑफ द वर्ल्ड यही मैसेज आएगा कि मतलब है हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा जहाज भी हैंडल कर सकते, बर्थ भी करा सकते हैं, उसको सर्व भी कर सकते हैं उसको। कराची की बंदरगाह पर दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज की आमद से न सिर्फ पोर्ट की सरगर्मी में इजाफा होगा बल्कि दुनिया की बिजनेस कम्युनिटी को ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान की बंदी और महफूज होने के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रखती हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मोबाइल फ़ोन से महरूम होने वाले शहरी खुशी से निहार DIG's ऑफिस में बरामदशुदा मोबाइल मालिकान के हवाले करने की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तफसीलात जावेद कायम खानी की रिपोर्ट में।
موبائل فون چھن جانے کے بعد نا امیدی خوشی میں بدل گئی. شہریوں سے چھینے گئے موبائل فون واپس ملنا شروع ہو گئے. ڈی آئی جی ایسٹ آفس میں برآمد شدہ موبائل مالکان کے حوالے کرنے کی تقریب. ڈی آئی جی ایسٹ غلام اصفر میسر کا کہنا تھا کہ شہری جب تک واقعہ رپورٹ نہیں کروائیں گے پولیس ان کی مدد نہیں کر سکے گی. تو امیڈیٹلی آپ نے جب بھی آپ سے کوئی اس طرح کی واردات ہوتی ہے تو آپ اس کو تھانے میں یا سی پی ایل سی میں جا کے اپنی انٹری کرا دیں تاکہ پھر آپ کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں رہے گی اور آپ کو غیر ضروری طور پہ تنگ نہیں کیا جائے گا. یہ میرا میسج آپ نے تمام تک پہنچانا ہے. سی پی ایل سی حکام نے بتایا کہ واقعات رپورٹ کرانے والے شہریوں کو موبائل واپس دیے گئے. کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان نے کہا کہ واقعہ ہو تو اسے رپورٹ کروائیں. پولیس حفاظت کے لیے کام کر رہی ہے. وہ موبائل جو کمپلین ہوتی ہے اس کمپلین میں جو ہے ہم یہ موبائل ریکور کرتے ہیں اور تقریباً کوئی 25 سے لے کے 26 کروڑ تک کے مالیت کے موبائل ہم نے ابھی تک ریکور کیے ہیں. اور آج بھی آپ نے بتایا 180 موبائل جو ہم نے ریکور کر کے ان کے حوالے کیے. آپ نے بتایا رپورٹ ضروری ہے. ہمارا جو کنفرمیشن کا ادارہ ہے وہ سی پی ایل سی ہے. اگر جس کا چوری یا چنتا ہے موبائل وہ کمپلین کرتا ہے سی پی ایل سی میں, ہم وہ چیک کرتے ہیں تو ہم یہ موبائل ریکور کرتے ہیں. اس موقع پر غلام اصفر میسر نے کہا کہ آپ کی رپورٹ کی وجہ سے موبائل فون ریکور ہوئے ہیں. واقعے کی رپورٹ نہ ہو تو وہ چیز غلط استعمال ہو سکتی ہے. کیمرہ مین شہریار علی کے ساتھ جاوید قائم خانی, سٹی 21.